अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। अगर हम इनके कंटेंट्स की बात करेंगे, सबसे कंटेंट्स में आते हैं डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन में आता है हाइपरटेंशन इज़ अ लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज इज़ परसिस्टेंटली एलिवेटेड। इट इज़ आल्सो नोन एज अ हाई ब्लड प्रेशर। जो हाइपरटेंशन होता है वो हमारी बॉडी की एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जो हमारी बॉडी की आर्टरीज़ हैं, उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो लगातार बढ़ता रहता है, यानी इंक्रीज़ हो जाता है। इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। जो बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना वो 120/80 होता है। हम ब्लड प्रेशर के जो ब्लड प्रेशर है ना, इसके 2 फेजेस होते हैं, एक डायस्टोलिक होता है, एक सिस्टोलिक होता है। ठीक हो गया। ब्लड प्रेशर मतलब 2 होते हैं। एक वो होता है जो ब्लड हमारी बॉडी पंप करती है बॉडी की तरफ, ठीक हो गया। एक वो होता है, हमने 2 ब्लड प्रेशर पढ़े, एक सिस्टोलिक होता है और एक डायसिस्टोलिक होता है। जो एक मतलब एक वो होता है जो हमारी जो ब्लड होता है ना हमारी बॉडी पंप करती है बॉडी की तरफ। एक वो होता है जो ब्लड बॉडी से वापस हार्ट की तरफ आता है ताकि हार्ट हमारी बॉडी को वापस पंप कर सके, ठीक हो गया। जो वो ब्लड जो हमारी बॉडी पंप करती है वापस हार्ट के पास, तो उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। और जो ब्लड हार्ट से वापस बॉडी की तरफ जाता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक हो गया। सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है जो नॉर्मल होता है वो 120 होता है और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है। अगर इससे 120 से अबव हो जाए वो सिस्टोलिक होगा, और अगर वो 80 से अबव हो जाए, 90 हो जाए, तो वो डायस्टोलिक में कंसिडर होगा, ठीक हो गया। अगर हम नेक्स्ट इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें, रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर होता है वो एज का होता है। अगर 50 ईयर्स से ज़्यादा एज हो जाती है तब भी उसमें ये चांसेस होते हैं ब्लड प्रेशर के, हाई ब्लड प्रेशर के, ठीक हो गया। उसमें हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर कोई अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा कर रहा है, स्मोकिंग करता है, डायबिटीज़ है उसको, उसमें भी हाइपरटेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सोडियम का इंटेक ज़्यादा करने से भी हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मेल में एज़ कम्पेयर टू जो मेल होते हैं ना, मेल एज़ कम्पेयर टू फीमेल, उनमें ये हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है। अगर किसी को मतलब जेनेटिकली कोई मसला है जेनेटिकली, तो उनमें भी मतलब हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको ये जेनेटिकली मसला है। तो ओबेसिटी, मोटापे की वजह से भी ये चांसेस होते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मीन के 24 और मतलब 24 आवर्स बैठे रहना, कोई काम ना करना, उसके में भी हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से भी हाइपरटेंशन के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ये जो हमने प्रीवियसली रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए हैं ना, ये जो रिस्क फैक्टर्स हम मतलब प्रीवियसली हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो एज से रिलेटेड हो, स्ट्रेस हो, अल्कोहल कंजप्शन हो, या फिर डाइटरी हैबिट्स हो, या फिर कुछ कंडीशन जैसे जो रेनल पेरेन्काइमल डिसीज़ हैं, मतलब स्लीप एपनिया, या फिर कुछ मेडिकेशन जिसकी वजह से जितने भी मतलब ये रिस्क फैक्टर है कॉज, रिस्क फैक्टर्स ये कॉज जिसकी वजह से हाइपरटेंशन अराइज होता है, तो उन कॉजेज़ की वजह से आर्टरीज़ की जो लाइनिंग है ना उनमें चेंजेस आती हैं। उनकी जो लाइनिंग होती है ना वो वीक हो जाती है, यानी जो इलास्टिसिटी है ना वो लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। जितने भी हमने हमारे जो सिस्टम है और ब्लड वेसल्स है ना, उसमें क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक हो गया। रेजिस्टेंस के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है कि जो मतलब जो आर्टरीज होती है ना, वेन्स हो जाती है, वो नैरोइंग हो जाती हैं। इनके नैरो होने की वजह से क्या होगा, जो हार्ट रेट है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। हार्ट रेट के इंक्रीज़ होने से क्या होगा, जो इसकी कार्डियक आउटपुट है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। देन नेक्स्ट क्या है कि कार्डियक आउटपुट है ना उसके इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों अराइज हो जाएंगे। जब सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी ना, इट मीन्स के ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो ब्लड
फ्लो है ना वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑर्गन्स तक नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लोइंग है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ऑर्गन्स क्या करेगा, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है ना वो किडनी पर करेगा। किडनी में जो एक्स्ट्रा मेडुलर सेल्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो ब्लड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंजाइम्स होते हैं ना वो सिक्रेट हो जाते हैं। रेनिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो रेनिन होता है। जब रेनिन सिक्रेट होगा किडनी से, रेनिन जब स्टिमुलेट हुआ लिवर से, जो सिक्रेट होगा ना वो है एंजियोटेंसिनोजिन। एंजियोटेंसिनोजिन में क्या होता है कि ये हमारे प्लाज्मा में सर्कुलेट करता रहता है। या फिर क्या होगा कि एंजियोटेंसिनोजिन है ना वो एंजियोटेंसिनोजिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन की वजह से। ठीक हो गया, एंजियोटेंसिनोजिन 1 अब एंजियोटेंसिनोजिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजियोटेंसिनोजिन 1 और 2 में कुछ इंजाइम सिक्रेट होते हैं। एंजियोटेंसिनोजिन 1 एंजियोटेंसिनोजिन 2 में ACE यानी एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसके ACE के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो एंजियोटेंसिनोजिन 1 है ना वो डायरेक्टली वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, नैरो करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं ना वो सिक्रेट हो जाते हैं, उनको स्टिमुलेट करेगा। ये जो एल्डोस्टेरॉन्स की जो सिक्रीशंस होती है ना ये एल्डोस्टेरॉन्स की जो सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देता है। इसमें क्या होता है कि एंजियोटेंसिनोजिन 2 एल्डोस्टेरॉन फर्दर सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, रीअब्जॉर्प्शन करता है ये सोडियम को, मतलब एल्डोस्टेरॉन फर्दर क्या करता है कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है। सोडियम हमारी बॉडी में मतलब ऐसा एक काम करते हैं कि जो मतलब जो हमारे वाटर उसको भी रिटेन करता है ये। तो इसके साथ क्या होगा, जो ब्लड वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे क्या होगा कि जो ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एंजियोटेंसिनोजिन 2 क्या करता है कि जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ना वो इंक्रीज़ करता है। इनके इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, जो पेरिफेरल आर्टरीज़ है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, मतलब जो नेक्स्ट जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा। ये सब फैक्टर्स क्या करेंगे, हमारे जो ब्लड प्रेशर है ना उनको इंक्रीज़ करेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले हाइपरटेंशन को ना साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये कोई सिम्टम्स शो नहीं करता, अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाए तब ये हाइपरटेंशन जो होता है ना वो सिम्टम्स को शो करता है। अगर मतलब हाइपरटेंशन जो होता है ना सिम्टम्स को शो नहीं करता, लेकिन जो हाइपरटेंशन है तो साइन एंड सिम्टम्स नॉर्मली तौर पर जो शो होते हैं वो होते हैं स्वेयर हेडेक, डिजीनेस, ब्लड विजन, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, कन्फ्यूजन, एपिस्टाइटिस, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इरेगुलर हार्ट बीट एंड पेप्टिडिमा। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें, इसमें सबसे पहले आता है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, कि इसकी फैमिली में तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसमें भी ये हो सकता है हाइपरटेंशन ना। इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे होता है और ECG होती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें, 2 ways टू मैनेज द हाइपरटेंशन, इसमें सबसे पहले आ जाता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आ जाता है वेट रिडक्शन। अगर वेट बढ़ा हुआ है तो वो उसको कम करवाते हैं। रिड्यूस अल्कोहल, अगर अल्कोहल ज़्यादा लेता है तो उसको कम करवा देंगे एक्सरसाइज स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाती है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में क्या करवाते हैं कि हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट होते हैं इसको 4 कैटेगरीज की मेडिसिन देते हैं हम, ड्यूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, वेज़ोडाइलेटर्स, ACE इनहिबिटर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स।